हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंग्लिश सूत्रा। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। और परीक्षा से पहले की तैयारी, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज जो है वो लेकर आई हूं, और जिसका नाम है, एक सीरीज की तरह है ये, मेजर फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं, ये चीज है क्या, ये कैसे हेल्प करेगी। ये कोई एमसीक्यूज वगैरह नहीं है, ये मेजर फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। किस चीज में? आप में से सभी लोग, भाई देखिए, अब यूपी टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब एग्जाम हो। इसके अलावा वो और एग्जाम्स के फॉर्म्स भी भरते हैं, जहां पर भी जो भी भाई ऑल ओवर इंडिया, जो भी जिसमें भी वो एलिजिबल होते हैं। तो देखिए भाई, अब जैसे मान लीजिए कुछ लोग आप में से जो है वो DSSB की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। अब DSSB की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है जी। अब DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज पता होगी कि DSSB में कहीं से भी लिटरेचर, जब अभी तो पीजीटी का आया, टीजीटी का भी आएगा, उसमें लिटरेचर कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो उसके लिए तैयारी आपकी मेजर फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसके अलावा मान लीजिए आप, भाई मान लीजिए क्या कर ही रहे हैं, जैसे आप झारखंड वाला हो तो अभी पेपर होने ही वाला है। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था EMRS जो है, ठीक है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो होते हैं, EMRS, उसकी डेट बढ़ गई है, एग्जाम अभी तो है नहीं, हाल फिलहाल में उसका भी एग्जाम जो है आगे होगा। इसका सिलेबस सेम DSSB वाला सिलेबस है, ठीक है। जहां पर भी सिलेबस जो है वो उसका वो नहीं दे रखा कि कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, तो वहां पर ये मेजर फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को पता चलेगा। तो बेसिकली DSSB, अभी जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीजीटी की, उनके लिए भी यह हेल्पफुल है, ठीक है। यूपी पीजीटी, उत्तराखंड, बिल्कुल सही, उत्तराखंड के लिए, यूके के लिए, उसके पंजाब के लिए, हरियाणा वालों के लिए ये काफी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। इतनी सारी चीजें मैं आप लोग हरियाणा वालों के लिए है, पंजाब के लिए है। जो अब मैं जो ये सीरीज शुरू कर रही हूं वो मेरी जो है पैन इंडिया तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ बहुत सारी जगहों पर ये जो है मेरी सीरीज हेल्पफुल रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। और जब आप ये सीरीज देखेंगे तो आज ये आपको भी लगेगी, ठीक है। तो चलिए, अब भाई थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा मुझे, जरूरी होता है। तो मैं आपको सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, मैंने अपना यूपी टीजीटी का बैच अभी रोक दिया था, लेकिन अब ये बैच शुरू जो है वो हो गया है। 15 अगस्त लिखा है, लेकिन ये अभी जो है रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है, और ये नया बैच हमारा यूपी टीजीटी का लाइव बैच लॉन्च हो गया। तो दोस्त हु आर विलिंग टू टेक एडमिशन देखें। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज भाई, अब ये है, ये द पाथ टू विक्ट्री, ये मेरी किताब है, और ये मार्केट में 5 सितंबर से आनी शुरू होगी। उससे पहले इसकी प्री बुकिंग चल रही है, जो हमारे ऐप के थ्रू ही हो रही है। 650 इसकी MRP है, मगर 500 में 5 सितंबर तक ये है। और बहुत जल्द ही ये बुक जो है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी आएगी, मगर फिलहाल जो है ये केवल जो है हमारे ऐप पर अवेलेबल है। ऐप के थ्रू ही अभी ये जो है वो खरीदी जा रही है ये किताब। इस किताब में 4 राइटर्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फिगर्स ऑफ स्पीच, लिटरेरी टर्म्स और MCQs, सारे राइटर्स के सारे जो भी मैंने ये बोला हिस्ट्री वगैरह, इनके सबके MCQs। उसके बाद दूसरा सेगमेंट है ग्रामर का, उसमें सारे टॉपिक्स हैं, नाउन से लेकर पंक्चुएशन ट्रांसफॉर्मेशन तक सारे टॉपिक्स की थ्योरी है, उनके MCQs हैं। फिर तीसरा सेगमेंट है जिसमें सारे जो है वो आपका प्रैक्टिस पेपर्स है। ऑल इन वन बुक है, आपको और कोई चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। मतलब जो आप अगर आपने पढ़ रखा है, दिस इज सॉर्ट ऑफ कि आप जो है आप तैयारी कर चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं, आप लीजिए ये किताब और इसको पढ़ते चले जाइए और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। तो ये हमारी किताब हमारे ऐप पर अवेलेबल है। हमारा ऐप कौन सा है? हमारा ऐप का नाम है इंग्लिश सूत्रा। इंग्लिश सूत्रा जो है वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और इससे जो है, ये देखो इतना मैंने पर्पल कलर का लिख दिया, दिख कुछ नहीं रहा मगर मैंने कर दिया इंग्लिश सूत्रा, ठीक है। ये अब मैं यहां से लिख रहा हूं, बड़ा मुझे पसंद है ना ये कलर पर्पल। तो इंग्लिश सूत्रा ये हमारा ऐप है, और ये जो ऐप है ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड कीजिए। और उस पे जो है अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये किताब एक बहुत मतलब एक
स्टूडेंट्स के नीड्स को केटर करती हुई ये किताब जो है हमने बनाई है कि अलग से ग्रामर ना खरीदनी पड़े, प्रैक्टिस पेपर अलग से ना खरीदनी पड़े, सब चीज़ आपको एक ही जगह पर मिल जाए। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये मेरा है एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच, टीजीटी का है। इसमें 50 के करीब टेस्ट पेपर्स, फुल लेंथ टेस्ट पेपर सॉल्व हो रहे हैं। इसमें मतलब आप ये मान के चलिए कितने हैं, 30-35 तो इसमें 30 के हाँ 30 अराउंड जो है वो तो इसमें वो है फुल लेंथ है, 30-32 इतने होंगे। उसके अलावा बाकी इसमें मॉक टेस्ट हैं जो 50-60 इतने क्वेश्चंस के हैं। तो कुल मिला के 50 के करीब जो है टेस्ट पेपर्स इसमें हैं। और जो हर हफ्ते इसमें एक नया टेस्ट पेपर बनता है और वो उसका लेवल बहुत ही अच्छा लेवल जो है रखते हैं, कुछ इजी कुछ डिफिकल्ट इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एंड वन मोर थिंग, सितंबर में मैं यूपी पीजीटी की टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। यूपी पीजीटी की टेस्ट सीरीज, भाई जो कुछ लोगों का था भाई यूपी पीजीटी की टेस्ट सीरीज नहीं है, तो यूपी पीजीटी की टेस्ट सीरीज सितंबर में जो है वो शुरू होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे ये जो हैं ये हमारे वीडियो बैचेस हैं। दोस्त हु आर अनेबल टू टेक लाइव क्लासेस दे कैन एनरोल देमसेल्व्स इन द वीडियो बैचेस, जिसके यूपी टीजीटी का है, पीजीटी का है, DSSB का है और ग्रामर का है। और जो है ये बैचेस जो हैं इनमें सब में आपको ये लाइव क्लासेस का ही रिकॉर्ड, लाइव क्लास ही हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लाइव क्लास अपने आप रिकॉर्ड होकर डल जाती है, वो ये बैच है। और इसमें स्टडी मटेरियल आपके घर पर जो है वो आता है। ठीक है, क्लासेस सेम है, चाहे लाइव हो चाहे ये वीडियो हो, बस ये है कि ये एक साथ सारा मटेरियल है, वो रोज की 2 घंटा क्लासेस जो है चलती। तो चलिए अब इसी के साथ मैं आप लोगों को अपना जो मैंने ये बताया था, अब मैं आपको मेजर फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बताती हुई चलती हूं। और ये देखिए मेजर फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, भाई बताना पड़ेगा तो टाइम लगेगा इसमें, तो इसलिए देखिए मेजर फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपका एक ऐसा इस तरीके का पार्ट है कि जो आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्स में हेल्प करेगा। पहला पॉइंट है आपका, ये देखिए यहां पर मैंने ये लिखा है, ये एक ऐसे मान लीजिए वन लाइनर्स हैं। अब आपको ये वन लाइनर्स कैसे याद होंगे जब आपको इसका अगला पिछला जो है कुछ ना पता हो, तो वो चीज मैं आपको बताऊंगी। जैसे पहला है, cover her face, mine eyes dazzled, she died young. The dialogue was uttered by Ferdinand, brother of Duchess, in the play Duchess of Malfi by John Webster. ऐसे नहीं याद होने का, ये ऐसे रट्टा, अब कोई बुक उठाओ उसमें रट्टा मारने लगो, ऐसे थोड़ी होगा। अब मैं आपको बताऊंगी तो आराम से याद हो जाएगा, ऐसा मुझे महसूस होता है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें बताऊं, सबसे पहली बात, द डचेस ऑफ माल्फी। द डचेस ऑफ माल्फी जो है, द डचेस ऑफ माल्फी, अब मैं आपको जो ये पॉइंट बताऊंगी ना आप जरूर नोट करिएगा। डचेस ऑफ माल्फी एक, दैट्स अ रिवेंज ट्रेजेडी, अ गोरी रिवेंज ट्रेजेडी। ठीक है, ट्रेजेडी कौन से एरा की है, जैकोबियन एरा को बिलोंग करती है। ठीक है जी, जैकोबियन किसके द्वारा लिखी गई है, वेबस्टर के द्वारा लिखी गई है, वेबस्टर के द्वारा ये लिखी गई है, द डचेस ऑफ माल्फी। अब जैसे जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊं आप जरूर नोट करिएगा वो पॉइंट। डचेस ऑफ माल्फी ये जैकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी है, किसके द्वारा, वेबस्टर। ये परफॉर्म कहां हुई थी पहली बार, दैट वाज परफॉर्म्ड इन ब्लैक फ्रायर्स थिएटर। ये थिएटर का नाम आपने सुना ही होगा, ये ब्लैक फ्रायर्स थिएटर में इसको जो है ये सबसे पहले इसका परफॉर्मेंस जो है किया गया था। इसमें एक डचेस है, ठीक है, कैरेक्टर्स लेते हैं। पहले तो ये जैसे मैंने बताया डचेस ऑफ माल्फी एक रिवेंज ट्रेजेडी है, जैकोबियन एरा को बिलोंग करते हैं, मतलब जो जॉन वेबस्टर थे वो बिलोंग करते थे जेम्स फर्स्ट के एरा को, तो जैकोबियन राइटर हैं, और ब्लैक फ्रायर्स थिएटर में हुई थी। अब हम इसमें जो है बेसिकली इसमें आप लोगों ने एक सुना होगा, इसमें जो है डचेस के, एक तो डचेस है कैरेक्टर्स में, डचेस हैं, उनके 2 भाई हैं, ब्रदर्स हैं। कौन कौन ब्रदर्स हैं, फर्डिनेंड एंड द कार्डिनल, ये उनके ब्रदर्स। डचेस का जो लवर है वो एंटोनियो है जो स्टीवर्ड है,
और यहां पर इनके द्वारा रखा गया एक सर्वेंट है जिसका नाम है बसोला। तो ये कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स मैंने आपको बताया, ये सर्वेंट है बसोला। अब मैं आपको इसमें बताऊं कि डचेस जो है शी फॉल्स इन लव विद एंटोनियो, तो वो एक रैंक में कम है। डचेस की जो शादी, डचेस जो एंटोनियो से प्रेम करने लगती है। दोनों भाई मना करते हैं, फर्डिनेंड और कार्डिनल, नहीं ये हमारे खानदान की इज्जत के खिलाफ है, तुम शादी नहीं करोगी। वो ये वाली बात जो है मानती नहीं है क्योंकि वो विडो है, वो एंटोनियो से शादी कर लेती है। अब अपनी बहन पर नजर रखने के लिए वो बसोला को कहते हैं। बसोला जो है, कुछ समय बाद बसोला को ये लगता है कि डचेस प्रेग्नेंट है, तो उसे खाने के लिए एप्रिकॉट्स देता है, क्योंकि एप्रिकॉट्स में ये माना जाता है कि एप्रिकॉट्स इंड्यूस लेबर पेन, बहुत जल्दी लेबर पेन हो जाता है उससे। वो जैसे ही एप्रिकॉट खाती है तो उसको जो है वो लेबर पेन हो जाते हैं और वो बीमार हो जाती है। जब एक बच्चा होता है तो वो ये उसका जो फादर एंटोनियो, वो अपनी बेटे की हॉरोस्कोप बनाता है, वो हॉरोस्कोप इधर उधर कहीं खो जाती है। अब बात ये है कि किसी को अभी भी यही नहीं पता है कि डचेस और एंटोनियो की शादी हो चुकी है। उसके भाई से पूछते हैं कि किसने जो, कौन है इन बच्चों का फादर जो है। बस 2 साल और बीतते हैं, इस बीच में उनके 3 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन अभी तक वो किसी को ये नहीं बताती है कि उस फादर जो है इन बच्चों का कौन है, ना पता चलता। अब होता ये है कि डचेस को मरवा दिया जाता है उसके ही भाइयों के द्वारा, उसके मतलब बसोला मना करता है, उसके भाइयों के द्वारा उसको स्ट्रैंगुलेट करवा के मरवा दिया जाता है, हैंग करके मरवा दिया जाता है। ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है, लास्ट में सारे ही लोग जो हैं आपस में मर जाते हैं। तो ये जो लाइन थी, ये वाली जो लाइन थी, अब आपको मैंने सारी चीज बताई, तो ये वाली जो लाइन थी, अब आप इसके रेफरेंस से ले लो, कवर हर फेस, कि उसके चेहरे को कवर कर दो, माइन आइज डेजल, की वो जो उसका एक जो चेहरा है, माइन आइज, मेरी आंखें जो है चौंधिया गई हैं, कि वो जो मृत है डचेस, अब आपको पता उसके किसने मरवाया, भाइयों ने ही मरवाया। ये डायलॉग किसके द्वारा बोला गया, फर्डिनेंड। फर्डिनेंड कौन है, डचेस का भाई। और डचेस जो है वो किससे प्यार करती थी, एंटोनियो से। दे हैड 3 चिल्ड्रन। बसोला इसमें कैरेक्टर है हु वाज केप्ट एज अ स्पाई, जो स्पाई के तौर पे भाइयों के द्वारा रखा गया था। दूसरा कौन था, द कार्डिनल। अब ये आराम से ये जो पार्ट है ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब मैं सही कह रही हूं या नहीं कह रही हूं, आप बताइएगा। तो ये था हमारा पहला पॉइंट कि कवर हर फेस। देखिए अगर हम वन लाइनर्स ऐसे ही पढ़ लें तो वी विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम बहुत लंबे समय तक उन्हें याद ही नहीं रख सकते। लेकिन अगर हम उनका अगला पिछला जो है वो बात याद रखें तो हमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती। आप चाहे तो इसे आजमा के देख लीजिएगा कि आप लोग को ये, जब भी आप पढ़ेंगे डचेस ऑफ माल्फी, तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने बताया था। और कितने एग्जाम्स में ये हेल्पफुल रहेगी ये सीरीज आपकी, ये भी मैंने आपको, तो मैं आप लोगों के लिए मेजर फैक्ट्स ऑफ लिटरेचर लेकर आई हूं। ये फैक्ट्स भाई मैंने अपनी तरफ से ये एक कोशिश करी है, आप खुद देख लीजिएगा यूट्यूब पे, इस तरीके की चीज आपको नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि लोगों को लगता है यार इतने जो हम, ये नॉलेज हमारे पास है, जो इतनी अच्छी किताबें हमारे पास है, व्हाई शुड वी शेयर दीज थिंग्स विद अदर्स। मुझे लगता है कि नॉलेज तो बांटने से और बढ़ती है। तो ये जो है, और जो मेरे चैनल पे आते हैं और जो इन चीजों को पसंद करते हैं, मुझे भी पता है कि वो वाकई में अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। दैट इज वाई उनके लिए कोई ना कोई एग्जाम तो निकाल ही लो, उसके लिए मैं ये लेकर आई। क्योंकि जैसे अभी मैंने सोचा था कि मैं EMRS के लिए, क्योंकि EMRS और DSSS का सिलेबस बिल्कुल सेम दिया हुआ, अब उसमें लिटरेचर वाले पार्ट में कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाता है, तो वही कहीं से कुछ भी पूछ लेने वाला मेजर फैक्ट्स ऑफ लिटरेचर मैं आपके लिए लेकर आई हूं। अब सोचिए अगर मैं आपके सामने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो कॉमनवेल्थ कोई कैनेडियन लिटरेचर या अफ्रीकन लिटरेचर के बारे में क्वेश्चन बताना शुरू कर देती, तो जब आपको उसका सिर पैर ही नहीं पता, तो हाउ वुड यू बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चन एंड हाउ वुड यू बी एबल टू रिमेंबर दोज क्वेश्चंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसीलिए ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा द लुनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट, दीज लाइन्स अकर इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम बाय विलियम शेक्सपियर। ये आप लोगों को सबको ये लाइन का सबका मतलब पता है। अब बात करते हैं ये लाइंस हैं किसकी। तो भैया ये लाइंस जो हैं, ये है लाइंस, ये लाइंस हैं ये वाली, ये थीसियस की लाइंस हैं। ये लाइंस हैं थीसियस की। मिडसमर नाइट्स ड्रीम जिसकी जो थीम है वो है सेक्सुअल पॉसेसिवनेस,
वो इसकी थीम है। और ये जो कहा है द लुनेटिक यानी कि पागल, लवर, प्रेमी, पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट, किससे जुड़े रहते हैं? एक कल्पना की डोरी से जुड़े रहते हैं। थीसिस कहता है कि ये तीनों जो लोग होते हैं दे आर यूनाइटेड, दे आर टुगेदर, वाई? बिकॉज ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना की डोरी से बंधे रहते हैं। दे ड्रीम स्ट्रेंज थिंग्स, they say strange things because they imagine weird things, क्योंकि वो weird things जो हैं वो imagine जो है वो करते हैं। और ये कहते हैं कि ये लोग जो होते हैं ये कल्पना से, they are entirely composed of imagination। तो the lunatic, the lover and the poet are of imagination all compact। तो भाई किससे बंधे हुए हैं? कल्पना की डोरी से। किसकी स्पीच है? थीसिस की। ये प्ले कौन सा है? विलियम शेक्सपियर का। और इसमें जो इसकी जो थीम है जो मैंने अभी आपको बताई ही कि ये सेक्सुअल पॉजेसिवनेस जो है वो इसकी थीम है। ठीक है जी, तो ये सेकंड पॉइंट हुआ। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, द ग्रेट इंग्लिश पोएट। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे ही आप रटोगे ना तो बहुत जल्दी भूल जाओगे कि भाई ये क्या है, ये कौन सी चीज कह दी। The great English poet Matthew Arnold called Oxford that sweet city with her dreaming spires। अब मुझे ये नहीं बताना, मेरे को क्या बताना है वो सुनिएगा। सबसे पहले ये जो लाइन है, ये जो कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो ऑक्सफोर्ड को कहा गया है दैट स्वीट सिटी with her dreaming spires आपको पता है ये जो बेसिकली आपको जो जानना है वो क्या है, ये एक नाम जो है दैट्स अ नेम, एक मान लीजिए ये एक निकनेम दिया गया है। स्वीट सिटी, ऑक्सफोर्ड स्वीट सिटी विद हर ड्रीमिंग स्पायर्स, ये नेम किसने दिया है? मैथ्यू आर्नल्ड ने। ये नेम लिया गया है कहां से? मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा। अब बात ये है मैथ्यू आर्नल्ड ने इसे किस पोयम में दिया? मैथ्यू आर्नल्ड ने ये नाम, ये जो ऑक्सफोर्ड के लिए ये चीज यूज करी है स्वीट सिटी विद अ ड्रीमिंग स्पायर्स, ये उन्होंने थायरसिस में जो उनकी एक मोनोडी है जो उन्होंने अपने दोस्त आर्थर यूक्लो के लिए लिखी है, उसमें उन्होंने ये नाम दिया है। तो मतलब ये बोला जाता है, ये निकनेम ऑक्सफोर्ड के लिए यूज किया गया है, स्वीट सिटी। ये पूछा कि विच प्लेस इज कॉल्ड स्वीट सिटी विद हर ड्रीमिंग स्पायर्स, तो ये कहा गया है किसको? ऑक्सफोर्ड को। किसने दिया ये नाम? मैथ्यू आर्नल्ड ने। कौन सी पोयम में मिलता है हमको? थायरसिस में। थायरसिस क्या है? दैट्स अ मोनोडी। और ये किसके लिए लिखी गई है? दैट्स एन एलिजी। ये एक एलिजी है और उनके दोस्त की मृत्यु पर उन्होंने लिखी और ऑक्सफोर्ड को उसमें उन्होंने ये नाम जो है वो दिया। अब आप नहीं भूलोगे, ठीक है। अब यहां पर मैंने बोला द ग्रेट इंग्लिश पोएट मैथ्यू आर्नल्ड कॉल्ड, ऑक्सफोर्ड को निकनेम दिया स्वीट सिटी विद हर ड्रीमिंग स्पायर्स। तो ये जो ड्रीमिंग स्पायर्स करके जो नाम दिया है ये मैथ्यू आर्नल्ड ने दिया। कौन सी पोएम में दिया? थायरसिस में दिया। और ये जो है वहां से ये निकनेम जो है ऑक्सफोर्ड का पड़ा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन ये है कि दैट स्वीट सिटी विद अ ड्रीमिंग स्पायर्स इज ऑक्सफोर्ड। वेयर डू वी फाइंड दिस लाइन? इन थायरसिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोरिया इज अ कैरेक्टर in Riders to the Sea, a one-act tragic play by Irish playwright J.M. Sims। ऐसे कैसे याद कर लोगे, है ना? तो मैं अब आपको बताऊंगी तो याद कर लोगे। देखो जी, बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये जो राइडर्स टू द सी है, ये राइडर्स टू द सी जो है ये एक वन एक्ट प्ले है। और जब मैं सेशन खत्म करूं तो आप लोग खुद मुझे बताइएगा कि ये फैक्ट सारे आपको याद हो गए नहीं हो गए, और बहुत अच्छे से याद होंगे। राइडर्स टू द सी एक वन एक्ट प्ले है, आयरिश राइटर है इसके, और ये जो है मैं इसके बारे में आपको बता रही हूं। द प्लॉट इज बेस्ड नॉट ऑन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ
human beings, but on the ruthlessness of the sea. ठीक है, राइडर्स टू द सी एक वन एक्ट प्ले है जिसे जे.एम. सेंस ने लिखा है। ये वो एक आयरिश जो है वो राइटर थे। इस प्लॉट में कहानी कहीं से भी कहीं तक इंसान से लड़ाई की नहीं है, बल्कि ये कहानी जो है समुद्र के द्वारा इंसान को निगल लेने पे ये कहानी है। यहां इसमें एक कैरेक्टर है मौर्य, जो कि एक मदर है। उसके जितने भी बेटे हैं वो सारे के सारे समुद्र में अपनी जान गंवा चुके हैं। और वो मौर्य जो है, जब उसका बेटा जब प्ले ओपन होता दिखाते हैं कि एक बॉडी मिली है जो उसके बेटे माइकल की है, तभी उसका एक और बेटा जो है वो भी समुद्र में जा रहा है। वो मना करती है, कहती है कि अगर वो भी गया तो उसका कोई भी जीवित बेटा नहीं बचेगा। मौर्य की बेटियां उसे कहती है कि तुम्हें इस तरीके से उसको डिसवेड नहीं करना चाहिए। वो कहती है मैंने देखा कि जब बॉडी जो है वो जब वो बाटले गया तो उसके पीछे पीछे घोस्ट गया माइकल का, और थोड़ी समय बाद जो है वो बाटले की भी जो है बॉडी मिलती है कि वो घोड़े से गिर गया और समुद्र में डूब गया। तो राइडर्स टू द सी जो है इसका मेन कैरेक्टर है मौर्य, जिसके कोई भी बेटे जो है वो बचते नहीं है। उन्हें कौन निगल लेता है? समुद्र जो है वो उन्हें निगल लेता है। तो ये जो है मौर्य इज अ कैरेक्टर हु लॉस्ट ऑल हर सन्स इन द प्ले। तो राइडर्स टू द सी किसके द्वारा लिखा गया? सेंस के द्वारा। सेंस कहां को बिलोंग करते हैं? आयरलैंड को। आयरिश वो राइटर है, और ये एक वन एक्ट प्ले है, दैट्स अ ट्रेजेडी। और ये ट्रेजेडी किस पर है? रूथलेसनेस ऑफ सी पर आधारित है। तो कैरेक्टर्स के नाम आते हैं, तो ये कैरेक्टर्स के नाम जो है मैंने लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। God is referred to as the president of all immortals in Thomas Hardy's novel Tess the Pure Woman। आप लोगों ने सबने हार्डी का नाम सुना ही होगा। थॉमस हार्डी वो खुद को मिलियोरिस्ट कहते थे। मिलियोरिस्ट का मतलब होता है कि अ पर्सन हु बिलीव्स दैट द वर्ल्ड कैन बी मेक अ बेटर प्लेस बाय पर्सन्स एंडेवर्स, उसे मिलियोरिस्ट कहते हैं। हार्डी खुद को पेसिमिस्ट बिल्कुल नहीं मानते थे, वो अपने आप को मिलियोरिस्ट कहा करते थे। अब यहाँ पे ये जो टेस ऑफ द डी अर्बरविले जो नॉवल है हार्डी का, दैट वाज अ वेरी कंट्रोवर्शियल नॉवल एज वेल, क्योंकि टेस जो है शी वाज seduced by Alec, still she was called a pure woman। तो ये जो नॉवल है, ये अपने उस समय विक्टोरियन सोसाइटी के हिसाब से इट वाज अ वेरी कंट्रोवर्शियल नॉवल। और इसमें जो टेस है वो दिखाते हैं, लास्ट में हार्डी ये बोलते हैं कि जब टेस की मृत्यु हो जाती है, वो कहते हैं कि ये स्पोर्ट जो है प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स का जो स्पोर्ट है वो खत्म हो गया। तो मैं आपको इसमें बताऊंगी कि यहां पर मैं जो मुझे पॉइंट बताना है वो मैं आपको बताऊंगी कि हार्डी क्लेम्ड, ये पॉइंट्स आप लोग जरूर नोट करिएगा। ये आप इट विल बी वेरी, दीज पॉइंट्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू, दैट the president of the immortals was his own translation of a phrase from the ancient playwright Aeschylus' tragedy Prometheus। अगर आप लोगों ने प्रोमेथ्यूस के बारे में सुना हो तो प्रोमेथ्यूस बाउंड, ये इस पे शैले ने प्रोमेथ्यूस अनबाउंड लिखा है। हार्डी ने कहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स, ये जो फ्रेज है, एक्चुअली ये फ्रेज यूज किया गया था एस्केलस के द्वारा अपनी ट्रेजेडी प्रोमेथ्यूस बाउंड में।
तो हार्डी ने इसको अपने नॉवल टेस्ट ऑफ द डियरबरविले में यूज किया। जैसे कि इसको कनेक्ट करके बताती हूँ कि प्रोमैथ्यूस को से लोगों की जो दुख और परेशानी जो है, ही वॉज अनेबल टू सी दैट, तो उसने आसमान से आग चुरा कर लोगों को दे दी। इसकी वजह से उसको जो प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल यानी कि गॉड ने उसको सजा दी। तो वो कहते हैं हार्डी कि जो भी इंसान के साथ होता है वो उस सारी जो इल विल है, सब कुछ जो होता है, दैट जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स, कि यानी कि भगवान की वजह से जो है वो होता है। तो हार्डी ने खुद ये जो फ्रेज है प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स, ये कहां से लिया है? एस्किलस के प्ले प्रोमैथ्यूस से। और जो टेस्ट के साथ जो बुरा होता है उसे एक स्पोर्ट की तरह लिया है कि उनके लिए तो ये गॉड्स के लिए एक स्पोर्ट है, किसी को भी मार दो तो दैट इज ओनली अ स्पोर्ट फॉर देम। तो ये हार्डी ने ये प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स जो कहा है वो टेस्ट ऑफ द डियरबरविले में यूज किया है। टेस्ट के लिए ये जो है ये कहा कि टेस्ट को मारकर उनका खेल समाप्त हो गया। लेकिन जो ये टर्म है कहां से लिया गया? एस्किलस की ट्रेजेडी प्रोमैथ्यूस से लिया गया। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे, आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। अगर आपको लगता है तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। गॉड इज रेफर्ड टू, किसको रेफर करा गया है? प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स, गॉड को। किस में? हार्डी के नॉवल टेस्ट ऑफ द डियरबरविले। ये जो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इमोर्टल्स से ये टर्म कहां से लिया गया है? एस्किलस के, दैट इज प्रोमैथ्यूस। ठीक है जी। तो चलिए अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जोनाथन स्विफ्ट used the phrase sweetness and light in his book Battle of Books। एक चीज मैं आपको बताऊं, जोनाथन स्विफ्ट जो है वो एक सटायरिस्ट थे एंड उन्होंने एक ये फ्रेज यूज करा था स्वीटनेस एंड लाइट, अपनी एक मॉक हीरोइक एपिक है उनका, मॉक हीरोइक पोएम है, दैट इज बैटल ऑफ बुक्स। और जिसमें बैटल ऑफ बुक्स, ये मतलब अभी मैं आपको इसके बारे में पहले थोड़ा सा बता दूं फिर उसके बारे में बताती हूँ कि स्वीटनेस एंड लाइट ये मॉक हीरोइक प्रोज सटायर है उनका, दैट इज बैटल ऑफ बुक्स, उसमें लिया गया है। ये है क्या? ये जो बैटल ऑफ बुक्स है डिफेंस ऑफ क्लासिकल लर्निंग है, लेकिन इसको बहुत फेमस बनाया 19th सेंचुरी में मैथ्यू आर्नल्ड ने, जब उन्होंने इसको इस फ्रेज को स्वीटनेस एंड लाइट को जब उन्होंने अपना जो उनका एसे है दैट इज कल्चर एंड अनार्की, जो उनकी वर्क है कल्चर एंड अनार्की, उसका फर्स्ट सेक्शन जो है वो उन्होंने उसका नाम रखा स्वीटनेस एंड लाइट। और ये स्वीटनेस एंड लाइट का मतलब है ब्यूटी एंड इंटेलिजेंट, फॉर ब्यूटी एंड इंटेलिजेंट। तो भाई जो मुझे बताना है वो मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो स्वीटनेस एंड लाइट है, स्वीटनेस एंड लाइट, ये तो आपको पता है कि अभी मैंने इसमें ही बता दिया कि ये तो जोनाथन स्विफ्ट का है। Sweetness and light, this phrase was made famous. This phrase was made famous by Matthew Arnold. When he used this as the first section of his book, 1869 की बुक है उनकी कल्चर एंड अनार्की। और ये जो है स्वीटनेस एंड लाइट ये यूज होते हैं ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस के लिए। तो स्वीटनेस एंड लाइट जो ये फ्रेज है वो यूज किया गया था बैटल ऑफ बुक्स में, किसके द्वारा? जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा। मॉक हीरोइक प्रोज वर्क है उनका जिसमें बैटल ऑफ बुक्स, जिसमें उन्होंने डिफेंस ऑफ क्लासिकल लर्निंग को डिफेंड किया। ये फ्रेज को 19th सेंचुरी भाई उसमें इस फ्रेज को मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा विक्टोरियन एरा में फेमस करा गया, जब उनके वर्क में उन्होंने यूज करा कल्चर एंड अनार्की में। इसको फर्स्ट सेक्शन का इसका नाम जो है उन्होंने दिया स्वीटनेस एंड लाइट, और स्वीटनेस एंड लाइट स्टैंड्स फॉर
कंसेक्यूटिवली ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस। तो ये हुआ हमारा ये वाला पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अलेक्जेंडर फीस्ट क्या है? तो अब याद कर लो, अलेक्जेंडर फीस्ट एक ओड है, जॉन ड्राइडन ने लिखा है। तो ऐसे कितने दिन तक याद रखोगे भैया? अलेक्जेंडर्स फीस्ट, जिसका अलेक्जेंडर फीस्ट ये एक ओड है, ठीक है। लेकिन इसके जो और पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊं कि अलेक्जेंडर्स फीस्ट और इसका जो एक ये जो है अलेक्जेंडर फीस्ट और द पावर ऑफ म्यूजिक, इसका जो सब टाइटल है वो है और द पावर ऑफ म्यूजिक। ये इसका सब टाइटल है, अलेक्जेंडर्स फीस्ट और द पावर ऑफ म्यूजिक, ठीक है। ये लिखा गया था, इट वॉज रिटन टू सेलिब्रेट सेंट सिसिलियास डे। सेंट सिसिलियास डे को सेलिब्रेट करने के लिए ये लिखा गया था। इसके बाद ये पोयम जो है ना, ये एक फीस्ट बताती है जो अलेक्जेंडर के द्वारा दिया गया था आफ्टर हिज डिफीट। अलेक्जेंडर की डिफीट को बताता, अलेक्जेंडर जब हार गए थे और उन्होंने एक फीस्ट दिया था, तो उसके बाद जो उनके म्यूजिशियंस थे, जो सिंगर था, उसने उनको एहसास दिलाया कि यू कैन विन अगेन। तो ये जो है अलेक्जेंडर्स फीस्ट, ये और इसका जो सबटाइटल है द पावर ऑफ म्यूजिक, ये एक ओड है, लिखा गया है जॉन ड्राइडन के द्वारा, द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट। ये लिखा गया था टू सेलिब्रेट सेंट सिसिलियास डे, और इसमें बताया गया है अलेक्जेंडर के द्वारा दिया गया फीस्ट व्हेन ही लॉस्ट द बैटल, जब वो अपनी बैटल जो है वो हार गए थे। डेरियस की बैटल जो के साथ जो बैटल जो है वो हार गए थे। डेरियस की बैटल जब हार गए थे तब ये उन्होंने ये फीस्ट दिया था, और इस घटना पर आधारित है ये ओड, ठीक है जी। तो ये हुए, मैंने आज 7 पॉइंट्स जो है आप लोगों को करवाए हैं। 7 पॉइंट्स में मैं ये खुद ये देखना चाहती हूँ कि 7 पॉइंट्स में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कवर करने की कोशिश करी है। और अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है और ये हमारे लिए हमारे एग्जाम्स में, जितने एग्जाम्स मैंने आप लोगों को बताए हैं उनमें हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, तो सीरीज़ तो ये मैं कंटिन्यू रखूँगी। बस आप लोगों का फीडबैक जरूर जानना चाहूँगी कि इसमें ये कैसा रहा। हाँ, कोई भी ये मत कहे पहले 5 मिनट ऐड के हो गए, भैया क्या करूँ, ऐड भी तो करना पड़ता है, जब काम कर रहे हैं तो वो भी तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, और मिलते हैं कल।